औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नायब सदर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आक़ाए शेख ग़ुलाम अली मुफ़ीदी साहब, हमारे करगिल के मरकज़ी इमाम जुम्मा व जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल हुज्जतुल इस्लाम शेख इब्राहिम खलीली साहब, हमारे इलाक़ा द्रास करगिल टाउन के हमारे नुमाइंदे जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल हुज्जतुल इस्लाम शेख असगर ज़ाकिरी साहब, और आप तमाम मीडिया हज़रात का अस्तदिल शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ को लेकर के हम अपनी बातें सामने रखेंगे। एक तो जो हालिया दिनों जो जमीयतुल उलमा की नुमाइंदगी करते हुए हमारे सदर मोहतरम और फिर बंदे हक़ीर को भी मौका मिला कि थोड़ा नेशनल लेवल पे भी मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे बात करें, और फिर उसके बाद फिर रीजनल इश्यूज़ जो हमारे हैं आजकल चल रहे हैं उसके ऊपर भी हम अपनी बात रखेंगे। तो उम्मीद है आप लोग जो भी सवालात होंगे वो बाद में आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें काफ़ी खुशी की बात है कि पूरे लद्दाख के अंदर जो हमारी आपसी भाईचारा है, आपसी बरादरी है, आपसी रवादारी है, उसको फ़रोग़ देने में हमारे उलमाए किराम का और ख़ासकर मजहबी रहनुमाओं का, चाहे वो हमारे मुस्लिम बरादरी के मजहबी रहनुमा हों या हमारी बुद्धिस्ट बरादरी के मजहबी रहनुमा हों, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ख़ासकर मैं सराहता हूँ जनाब हिज हाइनेस दलाई लामा जी को, जो इस वक्त लद्दाख में हैं। उनका विज़िट जब भी होता है तो वो काफ़ी बरादरी की, प्यार और मोहब्बत की, आपसी भाईचारे के पैगाम को आम करते हैं, उसमें अपना रोल निभाते हैं, जिससे हमारे इस खित्ते के लोगों को काफ़ी खुशी और काफ़ी मसरत लोगों को हासिल होती है। गुज़श्ता दिनों आपको मालूम होगा कि एक इंटरफेथ डायलॉग में हमारे सदर मोहतरम ने भी पार्टिसिपेट किया, जहां हमारे मुख्तलिफ़ मजहबी जो रहनुमाओं के साथ साथ हुज्जतुल इस्लाम शेख नाज़रुल महदी मोहम्मदी साहब जो हमारे सदर हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। और एक बार फिर जो करगिल के अवाम का और बिलखुसूस जो लद्दाख के मुसलमानों का एक पीस और भाईचारगी के लिए जो एक हमेशा से एक कोशिश रही है, या माहौल को पीसफुल बनाने में जो एक रोल रहा है, उसको सराहा, उसको हाईलाइट किया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और मैं उम्मीद करूँगा, और ये पहली बार नहीं है, आप लोगों को इस बात का इल्म होगा कि इससे पहले भी ख़ुद दलाई लामा जी भी हौज़े इल्मिया इस्ना शरिया तशरीफ़ लाए हैं, और जमीयतुल उलमा के उस वक़्त के बुज़ुर्ग उलमा हज़रात, जिनमें हुज्जतुल इस्लाम मरहूम शेख अहमद मोहम्मदी, हुज्जतुल इस्लाम मरहूम शेख मूसा शरीफ़ी, शेख तोहा और मरहूम आगा सईद जमाल साहब, आगा जमाल मूसवी साहब, और उसके साथ साथ आगा शेख हसन वाइज़ी साहब, और भी जो बुज़ुर्ग उलमा थे, शेख अली साहब और फिर शेख इब्राहिम खलीली साहब।
तो जो लोग थे उस वक़्त उन्होंने वालिहाना इस्तकबाल किया और उस वक़्त हमारे मेंबर पार्लियामेंट मरहूम अलहाज हाजी हसन ख़ान साहब जो उस वक़्त पेश रहे। तो मैं समझता हूँ ये पैगाम तभी से लद्दाख के मुसलमानों की तरफ से लद्दाख के लोगों के लिए जमीयत उलमा की तरफ से गया है। ये तो एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था। दूसरा ये कि हाल ही में आपको इल्म होगा कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स जम्मू कश्मीर की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया दिल्ली में, जिसमें हमारी रियासत के साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब और MP अगरुल्लाह साहब, तारिक आमी साहब और मौजूदा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी के साथ हमें भी मौका मिला कि हम अपनी बात को रखें और हमने अपने 4 पॉइंट एजेंडा और बिलखुसूस स्टेटहुड की डिमांड को बहुत ही शिद्दत के साथ उस प्लेटफॉर्म पे रखा और बहुत सारे अपोजिशन के MPs भी थे। तो उम्मीद है उन्होंने हमसे वादा भी किया है जो अपोजिशन के MPs हैं, और गालिबन 2 रोज़ कबल राहुल गांधी जी ने उस इशू पे बात की जो स्टेटहुड का इशू था जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का। और इसके साथ साथ फिर चूँकि आलमी हालात आप सबके सामने हैं, मसले फ़लस्तीन आप लोगों के सामने है, तो मसले फ़लस्तीन के हवाले से भी एक कॉन्फ्रेंस में हमें मौका मिला और मसले फ़लस्तीन के हवाले से भी नेशनल एक सेमिनार में जिसमें ख़ुद फ़लस्तीन के सफ़ीर भी मौजूद थे, वहाँ हमें अपनी बात रखने का मौका मिला और हमने मसले फ़लस्तीन पर और गाज़ा में जारी जो एक कत्ल व गारतगरी का सिलसिला है उसकी भी मजम्मत करते हुए अपनी बात सामने रखी। और आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ करें कि इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के साथ, जिसकी सेंट्रल कमेटी जो नेशनल कमेटी है, सेंट्रल कमेटी के मेंबर होने की हैसियत से जमीयत उलमा इस्ना शरिया भी उसका सेंट्रल कमेटी मेंबर है इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम का। तो हमने तमाम हिंदुस्तान के जितने भी MPs हैं उनको ये मेमोरेंडम हमने लिखा है और उनसे कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर मसले फ़लस्तीन पे बात की जाए और जो जेनोसाइड गाज़ा के अंदर हो रहा है उस पे बात की जाए। और बहुत सारे इसमें सिविल सोसाइटी मेंबर्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं और ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि खित्ते लद्दाख की तरफ से और बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ से जमीयत उलमा को नेशनल लेवल पे इस कमेटी की मेंबरशिप हासिल है और वो इस मसले पे जो है वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, इस इशू को पार्लियामेंट में उठाएंगे क्योंकि ये एक इंसानी मसला बन चुका है। और आपको मालूम है कि गाज़ा पट्टी के अंदर इस वक्त 6 न्यूक्लियर बम जो हिरोशिमा नागासाकी पे लगाए गए थे उसके बराबर के 6 न्यूक्लियर बम्स का बारूद जो है वहाँ गिराया गया है और एक इंसानी अलमिया है, आप लोगों के सामने है। मैं ज़्यादा इस पर तफसील से बात नहीं करूँगा, बाद में आपका कोई सवाल होगा तो इस पर ज़रूर बात होगी। अब आते हैं हम हमारे रीजनल इश्यूज़ की तरफ, जिसकी तरफ बात करना बहुत ही लाजमी है। और ख़ासकर जब से यूनियन टेरिटरी बनी है बहुत सारी चीज़ों में हमारे लोगों की शिकायतें हैं कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, कोई अकाउंटेबल अदारा नहीं है जिससे लोग सवाल करें। क्योंकि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ हैं हो सकता है ज़ाती तौर पर बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का एक मसला ये है कि वो आवाम को जवाबदेह नहीं होते हैं क्योंकि हमारा वोट लेकर के तो वो आते नहीं हैं। तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट की है कि लद्दाख के अंदर एक ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया जाए और ये लेटर हमने हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो फॉर्मर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे BD मिश्रा साहब को 27 जून को हमने ये लिखा था। तो उम्मीद करते हैं कि इसको हम फॉलो अप करेंगे और कोशिश करेंगे और हमारी ये मांग भी रहेगी कि लद्दाख में एक ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो है इस्टेब्लिश किया जाना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ के लोगों के जो इश्यूज़ हैं उसको जो है वो अकाउंटेबल बनाया जाए, जो ऑपरेटिंग एजेंसीज़ हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जाए और लोगों के मसले मसाइल और लोगों को दरपेश मुश्किलात का कोई ना कोई हल निकल जाए और ये बहुत ज़रूरी है। हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि हमने एक डिमांड लेह से उठी थी, ख़ासकर लोअर लेह कॉन्स्टिट्यूंसी में डिलिमिटेशन की बात को लेकर के। तो जमीयत उलमा इस्ना शरिया करगिल जो है अंजुमन मोइनुल इस्लाम की इस मांग को हम पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो और न सिर्फ लोअर लेह कॉन्स्टिट्यूंसी में डिलिमिटेशन हो बल्कि लेह के अंदर शुशोत के अंदर भी डिलिमिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और तुर्तुक तख्शी वगैरह में भी डिलिमिटेशन की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये जो हमारे बेम्बट कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि करगिल की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें भी डिलिमिटेशन की ज़रूरत है और वो तमाम जगह वो तमाम आइडेंटिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलने का पूरा हक़ है, उनको वो हक़ मिलना चाहिए।
ये एक जो हमने अभी हाल ही में ऑनरेबल एलजी साहब से ये बात की। थोड़ा हम इश्यूज़ पे बात करते हैं, और इन इश्यूज़ में एक अहम इशू है इस वक्त जॉब्स से रिलेटेड। आपको मालूम होगा कि बहुत सारे जॉब्स पे वावेला और हाहाकार मचा हुआ था पिछले कई सालों से। जब से यूटी बना है तब से लेकर जॉब्स को लेकर लोग परेशान हैं कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी अब तक नहीं मिली है। हालांकि जो लद्दाख सर्विस सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है उसकी तरफ से सिलेबस इशू हुआ है, कुछ पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट भी हुआ है, लेकिन यूपीएससी की तरफ से अभी तक कोई सिलेबस का ऐलान नहीं हुआ है। तो हम जल्दी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द अज जल्द यूपीएससी के ज़रिए भी जो हमारे गेजेटेड पोस्ट्स के लिए जो है जल्द अज जल्द सिलेबस इशू होना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं, खासकर करगिल की ग्रीवेंसेस है, करगिल के यूथ्स की ग्रीवेंसेस हैं। करगिल सर्विस सबऑर्डिनेट रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है इसके पास तकरीबन 841 पोस्ट अभी तक हमारे पास वैकेंट है, लेकिन जो अभी हाल ही में एडवर्टाइज हुए हैं वो 473 पोस्ट का हुआ है। तकरीबन अराउंड 300 या 300 से ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे अभी तक जो है एडवर्टाइज नहीं हुए हैं। उसका रीज़न चीफ सेक्रेटरी साहब को उसका जवाब देना चाहिए। हमारे हिल काउंसिल से भी अपील है कि वो इस पर खामोश न बैठें और अपनी बात सामने रखें। हम देखते हैं कि बहुत सारे जनरल लाइन टीचर्स हैं, उसका तो एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स का है पोस्ट से, उसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है। तो ये जो नाइंसाफ़ी है ये करगिल के साथ नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से हमने देखा कि लेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर 547 पोस्ट में से 530 पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज हुए हैं, लेकिन करगिल की जहाँ तक बात है 841 पोस्ट में से 473 पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज हुए हैं। और हम ये भी सुनते हैं कि बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट जो है वो शिफ्ट करके लेह लिया जा रहा है। तो अभी तक जो हमारे पास इतना है 26 पोस्ट बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हमें डाटा दे नहीं रहे हैं और मिल नहीं रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारे पोस्ट करगिल के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोस्ट है, जो करगिल कैडर के पोस्ट है, उसे बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। अगर इस सिलसिले में कोई नाइंसाफ़ी होती है तो जमीयतुल उलमा खामोश रहने वाले नहीं हैं। हम जो है बाज़ाब्ता इस पर एहतजाज करेंगे और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और बयास जो ये न दिखाए। और हम ऑनरेबल एलजी साहब का भी जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पहला विज़िट जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया का किया यहाँ करगिल में आकर के, और काफ़ी अच्छी बातें कही। और ये भी कहा कि हमें टीम के तौर पे काम करना चाहिए, हमें एक फैमिली के तौर पे काम करना चाहिए। बहुत ही अप्रिशिएटिंग जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए। और हम उम्मीद करेंगे कि इसी जज्बे के साथ ट्रांसपेरेंसी को मद्देनज़र रखते हुए ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको जल्द अज जल्द जो है वो एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ हेल्थ के इश्यूज़ भी बहुत हैं। हमारे दो लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ से गए जिन्होंने कहा कि 200 बेड करगिल हॉस्पिटल होगा, एक ने तो 300 बेड कहा है गिलजी साहब ने। तो मौजूदा एग्जिस्टिंग हमारे पास 73-75 के आसपास की कैपेसिटी है जो लेकिन चला रहे हैं 100 बेड तक भी हमारे डॉक्टर्स चला रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो 200 बेड हॉस्पिटल है या 300 बेड हॉस्पिटल, इसको फंक्शनल किए जाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ताकि ये जो लोगों के साथ जो एक किस्म का लोगों को जो दरपेश मुश्किलात हैं वो मुश्किलात जो है उसका हल हो सके। तो ये नाइंसाफ़ी बिल्कुल बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और ख़ासकर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि पोस्ट अभी तक जो है एडवर्टाइज नहीं हुए हैं, ख़ासकर नर्सिंग पोस्ट अभी तक एडवर्टाइज नहीं हुए हैं। तो ये जो नर्सिस हैं जिनको आउटसोर्स के ज़रिए जो है वो हायर किया जाता है और उनको पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती है, और जो एजेंसीज रिक्रूट करती हैं कुछ अमाउंट वो भी ले लेती हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड स्कैम है, करप्शन है। तो ये आउटसोर्सिंग एक स्कैम है, ये स्कैम लद्दाख में बंद होना चाहिए। इस पे बाज़ाब्ता जांच बैठनी चाहिए कि ये क्यों आउटसोर्स किया जा रहा है, ये स्कैम क्यों हो रहा है। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि परमानेंट जॉब्स जो सरकार ने भी वादा किया है, हाई पावर्ड कमेटी के साथ वादा किया है, तो वो परमानेंट जॉब्स मिलना चाहिए, चाहे नर्सिस को हो, पैरामेडिक जितने भी हैं, तो डॉक्टर्स की पोस्ट हैं उनका भी एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। और उसके बाद जो है इस वक्त जो ट्रांसफ़र की
पॉलिसी के हवाले से हमने सुना था कि ट्रांसफ़र एक पॉलिसी बनी है, एक पोर्टल भी जो है वो उसका भी कहा गया कि एक पोर्टल भी है और उसके साथ पता चलेगा लोगों को कि ट्रांसफ़र किसकी कहाँ कहाँ हो रही है, अगली ट्रांसफ़र कहाँ होगी। तो इस तरह के ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ जो है एक मुरतब की गई है, लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। न एजुकेशन लाइन में ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है सही से, और न ही ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट हो पाती। उस वजह से क्या होता है, जो गरीब मुलाजिम हैं, जिनकी कोई अप्रोच नहीं है, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, वो सफ़र हो जाते हैं। वो दूर दराज इलाकों में ईचू से लेकर जांस्कार और पता नहीं हर जगह चंगथंग तक वो चले जाते हैं, लेकिन जो सोर्स वाले लोग हैं, जो जिनकी पहुँच है, वो करगिल टाउन से बाहर निकल नहीं पाते हैं, वो निकलते नहीं हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है, इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म होना चाहिए। और एक चीज़ इसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपना रोल निभाना चाहिए। और इसके साथ साथ हम एक चीज़ और, ये जो एजुकेशन से रिलेटेड है कि हमारे बहुत सारे लेक्चरर्स हैं, उनको प्रमोट किया गया है, लेक्चरर प्रमोट किया गया है टीचर्स को। तो लेकिन ये नहीं बताया गया है कि ये जो प्रमोशन है ये वैकेंसीज़ को फिलअप करके किया गया है और कैसे किया गया है, इसका बेस क्या है। क्योंकि अगर वैकेंसीज़ को फिलअप करके किया गया है तो जो हमारे एजुकेटेड यूथ्स हैं उनके फ्यूचर का क्या है, कौन जिम्मेदार है, तो ये अकाउंटेबिलिटी कौन सेट करेगा। इन तमाम चीज़ों का जो लेना देना है वो अकाउंटेबिलिटी से है, शफाफियत से है, एहतसाब से है। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से लद्दाख के लोग सफ़र हो रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली जब से यूटी बनी है तब से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसलिए ये ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके थ्रू जो है कम से कम कुछ मिनिमाइज़ कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। हम नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। जैसे पुलिस से रिलेटेड हमारे बहुत सारे मसाइल हैं कि हमारे IRP जो बटालियन 25 बटालियन है, 1984 से लेकर के 1987 के जो बैच है उनका अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है। बिल्कुल वो प्रमोशन, हालांकि कोर्ट की डायरेक्शंस भी है, लेकिन जबकि जम्मू कश्मीर में ये सब इंस्पेक्टर बन गए हैं अभी तक, लेकिन यहाँ SI तक भी नहीं बन पाए, अभी तक हवलदार हैं वो। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लद्दाख में कितना एक अंधेरा है, कितना इनजस्टिस है लोगों के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रमोशन के इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाना चाहिए। साथ में हमारे जो यहाँ पे जराइम में जो अफराद फंसते हैं उनको लेह जेल भेजा जाता है, हालांकि बहुत सारे लोगों को सफ़र होना पड़ता है। करगिल में एक जेल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, एक लंबे समय से वो प्रोजेक्ट जो है वो पेंडिंग है। तो करगिल जो जेल है उसको फंक्शनल बनाना चाहिए, और अगर यहाँ कोई जराइम पेशा अफराद किसी जुर्म में फंसता है तो उसको करगिल जेल में ही रखा जाना चाहिए, ताकि उसके रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारिब को मिलने में मुश्किलात ना हों। और एक बात जो ज़रूरी है कि इन सब के होते हुए करगिल के सफ़र होने की एक बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है और यूटी हेडक्वार्टर है वो 250 किलोमीटर हमसे दूर है। हमारी जो डिविजनल हेडक्वार्टर की डिमांड थी, वो डिविजनल हेडक्वार्टर की डिमांड ये थी कि लेह और करगिल में ये हेडक्वार्टर्स जो है वो रोटेशनल बेसिस पे होने चाहिए। उस वक़्त के गवर्नर जम्मू कश्मीर सत्यापाल मलिक ने ऑर्डर भी किया था कि लेह और करगिल में रोटेशनल बेसिस पे हेडक्वार्टर रहेगा, जब डायरेक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन आज तक वो पूरी तरीके से, जिसे हम कह सकते हैं कि इत्मीनान बख्श तौर पे वो फंक्शनल नहीं हो सके। हम चाहते हैं कि यूटी हेडक्वार्टर जो है वो रोटेशनल बेसिस पे होना चाहिए, और जब तक यूटी हेडक्वार्टर फुल फ्लेज रोटेशनल बेसिस पे नहीं बनता है तब तक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का एक कैंप ऑफिस यहाँ खुलना चाहिए, ताकि हर छोटे बड़े मसले के लिए करगिल के लोगों को लेह सफ़र करना ना करना पड़े। क्योंकि बहुत गरीब लोग भी होते हैं जिनका कोई जान पहचान नहीं होता, वो लोग वहाँ सफ़र होते हैं, उनके रहने बैठने में काफ़ी मुश्किलात होती है। और इस सिलसिले में भी हमने ऑलरेडी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इससे पहले एक मेमोरेंडम दिया था, और जिसमें ये सारे मुद्दे हमने रखे थे। MRI का इशू है करगिल हॉस्पिटल के अंदर, हालांकि अभी जो हमारे नए LG साहब है कविंदर गुप्ता जी, उनके साथ भी हमने ये इशू उठाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये जो हमारा जिसके लिए
25 करोड़ 90 लाख जो रुपये हैं, जो फंड्स हैं, वो वागुजार तकरीबन हो चुके हैं, ऑर्डर प्लेस हो गया है। और ये हमें रिटन में जो हमारे सेक्रेटरी टू ऑनरेबल एलजी साहब ने भी लिखा था कि ये जल्द अज जल्द इसको जो है MRI को इंस्टॉल किया जाएगा। और करगिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में MRI की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ ख़ासकर विंटर्स में लोग सफ़र होते हैं, और आपको मालूम है चूँकि हमारे पास एयर कनेक्टिविटी नहीं है, एयर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से भी लोगों को मुश्किलात होती हैं। अभी जो ऑनरेबल एलजी साहब ने जब यहाँ विज़िट किया तो हवाई जहाज़ के हवाले से, तो एयर कनेक्टिविटी के हवाले से भी हमने उनके सामने बात रखी। और हमारे मारूफ जो पायलट हैं, कैप्टन हैं, बल्कि अब तो कैप्टन से भी प्रमोशन हुई हैं, हाजी हुसैन साहब मिंजी, उन्होंने एक बाज़ाब्ता फ़ाइल प्रेजेंट किया ऑनरेबल एलजी साहब को। और हम उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर एक डेलीगेशन जमीयत उलमा की तरफ से जाएगा और इस जहाज़ के मसले पर जो है बात करेगा। हालांकि 2 बार करगिल को उड़ान सर्विस के ज़रिए जो है वो ऐलान किया गया है कि उड़ान से जोड़ा जाएगा, जिसमें एडवर्टाइज भी हुआ था। आपको पता है कि उड़े देश का आम नागरिक, लेकिन वो आम नागरिक अभी तक उड़ नहीं पाए। हालांकि करगिल में C-130 जैसे जहाज़ जो है वो आते हैं और बहुत कामयाबी से वो लोग यहाँ अपनी उड़ान भरते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इश्यूज़ की लंबी लिस्ट है, और जब से हमने इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए जब यहाँ मैं आ रहा था तो काफ़ी टेलीफोन्स आ रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे इश्यूज़ अभी रह गए हैं, लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है काफ़ी टूल हो जाएगी अगर उन तमाम इश्यूज़ पे डिस्कस करने बैठ जाएँ। लेकिन एक बात मैं शॉर्ट में यही कहूँगा कि करगिल में ख़ासकर और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी लद्दाख में आम तौर पर इश्यूज़ की इस वक्त एक ऐसी फहरिस्त है जिसकी जो फहरिस्त है अगर हम गिनना शुरू कर जाएं तो ख़त्म ही नहीं होती है। तो ये जो नया प्रॉब्लम शुरू हुआ है ख़ासकर यूटी बनने के बाद, उससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार भी जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग्स हैं उसको रिज्यूम करे और लद्दाखी लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करने में अपना रोल निभाए, और लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेटहुड देकर कम से कम लद्दाख में जो पॉलिसीज़ बनाने का, लद्दाख में जो मसाइल को हल करने का इख्तियार लद्दाख के लोगों को मिले। बहुत बहुत सर, आप केडीए का कोर मेंबर हैं, और क्या गवर्नमेंट की जानिब से डायलॉग्स के लिए, बातचीत के लिए राबिता नहीं हुआ है, और दूसरी जानिब केडीए की तरफ से बिल्कुल खामोशी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लंबे वक्त से किसी भी इशूज़ पे बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है, क्योंकि आप कोर मेंबर है केडीए? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल जो आपने कहा कि बातचीत के हवाले से, अभी तक सरकार की तरफ से कोई इन्विटेशन हमें नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जल्द अज जल्द जो है वो बातचीत के लिए लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाए, और जो मसला हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन के मुद्दे पे फंसा हुआ है उससे शुरू किया जाए, और फिर स्टेटहुड पे बात होनी चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा केडीए की, मैं अपनी तरफ से कई बार ये बात अपना इजहार कर चुका हूँ कि हमारे जो को चेयरमैन हैं और जो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब हैं उन तक भी अपनी बात पहुंचा चुका हूं, लेकिन कोई जवाब जो है वो बदकिस्मती से नहीं मिल पा रहा है। और ये केडीए के फंक्शनल न होने की वजह से लोग काफ़ी नाराज़ हैं, इस बात का भी हमें अंदाज़ा है। क्योंकि केडीए टीम का नाम है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसमें शामिल हैं, तो जमीयत उल उलमा का जहाँ तक ताल्लुक़ है हम हमेशा पेश रहते हैं और हम हमेशा बातचीत की बात कर रहे हैं। और अगर हमारे केडीए के दीगर मेंबर्स से भी पूछे तो आप लोगों को कहीं पे भी ये सुनने में नज़र नहीं आएगा कि कहीं जमीयत उल उलमा की वजह से मीटिंग में देरी हो रही है। हम लोग हमेशा से ये कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमें आवाम के सामने बड़ी बातें की हैं। हमने कहा कि हर ब्लॉक में जाके मीटिंग करेंगे, हमने कहा हर महीने में एक मीटिंग रखेंगे, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हो रहा है। बल्कि जमीयत उल उलमा इस्नाद शरिया करगिल का तो ये मौक़िफ़ भी है कि केडीए में ये जो हम हैं मेंबर्स, इसके अलावा भी जो हमारे सीनियर मेंबर्स, जिसमें हमारे फॉर्मर एमएलएस हैं, फॉर्मर सीईसीस हैं, फॉर्मर एमपीज़ हैं, फॉर्मर एमएलसीज़ हैं, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि हम उसको और मजबूत कर सकें। तो इस तरह से जिस तरीके से अभी हम फंक्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे लोगों में काफ़ी मायूसी है
और हम बहैसियत मेंबर हमें खुद अपने कैरियर की लीडरशिप से काफ़ी मायूसी है। मैं उम्मीद करूँगा कि हमारी लीडरशिप इन चीज़ों को जल्द अज जल्द जिस तरह आपने क्वार्टर रोटेशन की आपने बात की, क्योंकि तो क्लियर स्टांस था करगिल डिस्ट्रिक्ट का कि हेडक्वार्टर जो है रोटेशनल बेस पे करगिल में ही हो जी सेक्रेटरेट ये तो आपका बार बार यही सुनना हम सुन रहे सर कि आप एक कैंप ऑफिस की बात कर रहे हैं कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको नहीं लगता कि एक फुल फ्लैश हेडक्वार्टर हो जिसमें बिल्कुल रोटेशन बेस नहीं, यहाँ में तो इसमें जमे तो इसने अशर करगिल क्या स्टांस रहेगा सर फुल फ्लैश हेडक्वार्टर? जी, फुल फ्लेज हेडक्वार्टर के आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू डिमांड कर रहे हैं। शुरू में भी आपको मालूम है जब डिविजनल स्टेटस की मांग हुई थी तो उसकी जो मुहिम, उसका जो मोमेंट भी शुरू हुआ था वो यहीं से शुरू हुआ था। और जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया का एक बहुत बड़ा रोल है करगिल के लोगों के इश्यूज़ को रेस करने में। हम शुरू से ये कह रहे हैं कि ये हेडक्वार्टर जो है ये रोटेशनल बेसिस पे होना चाहिए, और जब तक रोटेशनल बेसिस पे, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल स्टैंड की ज़रूरत है, पॉलिटिकल कमेंट की ज़रूरत है, तो उसमें डिसीजन की ज़रूरत है सियासी, तब तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट उस डिसीजन के आने तक ये काम तो कर सकती है कि एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है उसका ऑफिस जो है वो करगिल में खुले। सर जिस तरह से आपने डिलिमिटेशन की बात की और डिलिमिटेशन के हवाले से सोनम वांगचुक ने भी स्टेटमेंट्स दिया है, तो कैसे देखते हैं आप खासकर जो डिलिमिटेशन की मांग कर रहे हैं? देखिए, डिलिमिटेशन ना मैंने करना है ना सोनम वांगचुक ने करना है। अगर कोई अपनी राय दे रहा है तो मुझे लगता है उस वक़्त ये ख्याल रखना चाहिए कि जैसे सोनम वांगचुक साहब के उस डिलिमिटेशन वाले पॉइंट्स से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, और ये नाकाबिल कबूल है कि आप कहें कि एक कम्युनिटी को डिलिमिटेशन में ज़्यादा सीटें मिलेंगी और दूसरी कम्युनिटी को कम सीटें मिलेंगी। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के बेस पे होगा, और हम उम्मीद करेंगे उसमें जो ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी बैठ के डिलिबरेशन करेगी। तो इस तरह मीडिया में स्टेटमेंट्स देने से लोगों में एक बहुत बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। तो इस तरह के बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। और जहाँ तक आपको बात है, अभी हाल ही में हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं तो उसमें भी हमारा ऑलरेडी करगिल के लोग सफ़र हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से ही विक्टिम बन रहे हैं। जब से यूटी बनी है सबसे बड़ा विक्टिम इस यूटी का करगिल के लोग हुए हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन खासकर हमारे सांको सब डिवीज़न के लोगों के साथ, सांको बरसो सुरू के इलाके के लोगों के साथ, और शकर चिकटन और ये वखा इलाके के लोगों के साथ हुआ है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं शुरू से कि जिस तरीके से आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं जो हम वेलकम करते हैं। खासकर हमारे द्रास के लोगों की एक लंबी डिमांड थी कि हमें डिस्ट्रिक्ट स्टेटस मिले, आपने दिया। संस्कार के लोगों की एक डिमांड थी डिस्ट्रिक्ट स्टेटस मिले, आपने दिया। इसी तरह नुब्रा, चंगथंग और शम के लोगों को भी डिस्ट्रिक्ट मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। लेकिन सांको, सुरू और शकर चिकटन के लोगों को महरूम रखना, हम समझते हैं कि ये कुछ ख़ास बुनियादों पर ये फैसले लिए गए हैं, और एक ख़ास जो लोगों को जो है आपने डिसएनफ्रेंचाइज करने और उनको माइनॉरिटी बनाने की एक कोशिश की है, जो नाकाबिल कबूल है और ये अनएक्सेप्टेबल है। सर कीड़े खामोश रहने का क्या कारण? चूंकि आप कोर मेंबर है, आपने कहा कि कई बार आपने भी कहा कि मीटिंग्स रखा जाए, तो चूंकि जमीयतुल उलमा एक अहम रिप्रेजेंटेटिव है कीड़े में, तो जमीयतुल उलमा की रिप्रेजेंटेटिव की बातें कीड़े की दो चेयरमैन क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये तो आपको चेयरमैन दोनों से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, मुझे तो यही लगता है कि ये लैक ऑफ सीरियसनेस लगती है, इसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ कमिटमेंट लगता है। ये नहीं होना चाहिए, और मैं समझता हूँ ये लोगों के साथ धोखा है। मतलब मान लीजिए अगर मैं कोई किसी काम के लिए कमिटमेंट कर लेता हूँ और अगर मैं वो नहीं कर सकता हूँ, मुझे हैंड्स अप करना चाहिए, और अगर मैं वो करके आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे उसको सीरियसली आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं, क्योंकि केडीए जो है करगिल के अवाम की आवाज़ है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो लोग भी, जो हमारे करगिल के वो लीडर्स जो काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं सोसाइटी के अंदर, जो फॉर्मर एमएलएस हैं, एमएलसीज हैं, तो वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। कैसे देखते हो सर केडी और एपेक्स के फ्यूचर को, स्पेशली लद्दाख की बात करें, क्योंकि आपकी की लीडर्स जो है उन्होंने तो रिजाइन दे दी। देखिए, जहाँ तक ले एपेक्स बॉडी के लीडर्स की बात आप कर रहे हैं तो वो उनका इंटरनल मामला है, उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, वो उनका इंटरनल इशू है। इससे असर नहीं पड़ सकता है कि लद्दाख के जनरल मूवमेंट जो चल रहा है उस पर? जाहिर सी बात है इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जब लीडर्स की अपनी कमिटमेंट जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी तो असर तो होगा। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है, हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है और रीफोकस करने की ज़रूरत है अपने इश्यूज़ पे, और अपने कमिटमेंट पर थोड़ा हमें फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको जैसे कि मालूम है कि
गुज़श्ता रोज़ हमारे बहुत सारे नेशनल मीडिया चैनल्स पे, बिलखुसूस हिंदुस्तान टाइम्स जैसे एक प्रोमिनेंट अखबार में मकाम मुअज़्ज़म रहबरी हज़रत आयतुल्लाह ख़ामेनी के बारे में जो एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है, जिसकी हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, ये मजहबी शख्सियात की तौहीन, किसी भी मजहबी शख्सियत की तौहीन। आयतुल्लाह ख़ामेनी हमारे मर्जा हैं, रहबर हैं, लेकिन उसके अलावा अगर किसी दूसरे मज़हब की शख्सियत को भी बेबुनियाद तौर पर और बेबुनियाद ज़राए के ज़रिए बदनाम करने या उनके ख़िलाफ़ उनकी शख्सियत कुशी करने की कोशिश की जाती है, तो हम उसकी मज़म्मत करते हैं। और हम हिंदुस्तान टाइम्स और उन तमाम मीडिया हाउसेस की भी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं जो इस वक्त मोसाद के माउथ पीस बने हुए हैं और इजरायली ईमा पर बुज़ुर्ग हस्तियों को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब दलाई लामा जी के ख़िलाफ़ भी इस तरीके की तौहीन आमेज़ बातें कही गई थी, तो उसकी भी जमीयतुल उलमा ने इसी तरीके से मज़म्मत की थी। और जो भी मजहबी शख्सियत, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हमारी मजहबी शख्सियत है, हमारे मर्जा, हमारे रहबर हैं तो हम मज़म्मत कर रहे हैं, बल्कि हम हर मजहबी शख्सियत, हर मजहबी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाने और उनकी तौहीन किए जाने के ख़िलाफ़ हैं और उसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और हम हुकूमत हिंदुस्तान से भी अपील करते हैं कि वो इस तरह के मीडिया हाउसेस पे लगाम लगाए जो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का ज़रिया बने। थैंक यू।